Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Pre-Secure of Smart Eyes Foundation. On today, August 28, I will discuss MCQs from prelims and mains perspective related to these topics. Let's discuss the agenda. So the first topic in today's Pre-Secure session of August 28 is Khelo India Water Sports Festival. You have heard about Khelo India Games. Today we will discuss Khelo India Water Sports Festival. वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और खेलो इंडिया इन दोनों को मिलाया गया जिससे इंडियन यूथ के बीच में वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की भी पॉपुलैरिटी करवाई जाए, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी पॉपुलर करवाया जाए और इंडियन यूथ जो है वो ओलंपिक्स में, जब भी ओलंपिक्स में ऐसे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन के साथ मेडल सिक्योर करना भी इंक्रीज कर सकें. दैट इज द एजेंडा. सो एजेंडा हमें थोड़ा मालूम पड़ा ही, अब इसका प्लेस क्या है और क्या क्या इससे रिलेटेड एग्जाम स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, दैट वी विल डिस्कस. Next topic is Blue Carbon, a very popular initiative. Blue Carbon, which is important from the perspective of GS paper 3 environment in mains और prelims में भी इससे related questions आते हैं. Just a minute. So, sorry, we will discuss Blue Carbon next. उसके बाद है नेशनल यूथ अवार्ड. नेशनल यूथ अवार्ड किस फील्ड में दिया जा रहा है, क्या इसके क्राइटेरिया हैं, क्या क्या फीचर्स हैं नेशनल यूथ अवार्ड का, क्या पर्पस है, वो हम डिस्कस करेंगे ही. बट तुम्हारे लिए पहला क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ गया दैट यू वुड टेल मी अबाउट नेशनल यूथ डे. ऑन विच डे वी सेलिब्रेट द नेशनल यूथ डे. हम किस रोज नेशनल यूथ डे मनाते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, किन के बर्थ एनिवर्सरी या किस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, कब से मना रहे हैं, ये चीज भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. ये आज का पहला टास्क हो गया आपका. देन नमस्ते स्कीम. अब ऐसे स्कीम्स जब भी एग्जामिनेशंस में आएंगे ना, चाहे वो प्रीलिम्स और मेंस में आए, तो विदाउट डिटेल जानिए ना आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ नमस्ते से मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या ये पधारो हमारे देश टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है ना. आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान टूरिज्म का ये टैग लाइन है ना, पधारो हमारे देश. ठीक है. सो इज इट रिलेटेड टू टूरिज्म और इट इज रिलेटेड टू समथिंग एल्स, उसके लिए हमको डिटेल देखना पड़ेगा नमस्ते स्कीम का, और इसे किस तरह से हम लोग सोशल जस्टिस के लिए या सोसाइटी में मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं वो देखेंगे. देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एएसआई न्यूज में रहता है कई बार न्यूज में रहता है रिलेटेड टू न्यू फाइंडिंग्स, और कई बार एएसआई के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं या क्रिटिसाइज किया जाता है दैट द एएसआई इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड. पॉलिटिक्स के लिए भी पार्टी जिसको यूज कर रही है. ओके. सो हमें पॉलिटिक्स से तो मतलब नहीं है, बट एएसआई के फॉर्मेशन से मतलब है. ये आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके काम आएगा, जीएस पेपर 1 मेंस एंड जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स के लिए बोथ. एंड देन यस्टरडे के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहां पे मैंने तुम्हें प्रिजनर्स डायलेमा भी दिया था और प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, और दूसरा आज के नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए होंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल. हियर यू कैन सी दैट द हिंदू. अच्छा, ये जो बार बार द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए. अब मुझे द हिंदू के संस्थापक मतलब द हिंदू के फाउंडर का नाम बताओगे. यूपीएससी हैज आस्क्ड इट. यूपीएससी ने एक बार पूछा इसके बारे में, द हिंदू के फाउंडर के बारे में, और साथ ही साथ आप मुझे इंडियन एक्सप्रेस के भी फाउंडर के बारे में बताओगे. आप इन दोनों के बारे में बताओगे अबाउट द फाउंडर ऑफ द हिंदू एंड द फाउंडर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस. सो व्हाट द हिंदू इज सेइंग हियर दैट श्रीनगर कश्मीर डल लेक होस्ट फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स. सो यहां से हमें एक चीज मालूम क्या पड़ी, जस्ट वेट. चलिए, तो यहां से हमें एक बात मालूम क्या पड़ गई कि इस साल जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट एडिशन. पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम ऑर्गेनाइज करवा रहा है. खेलो इंडिया इनिशिएटिव इज ओल्ड, ये पहले से चल रहा है खेलो इंडिया इनिशिएटिव, यूथ के बीच में स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए. बट द खेलो इंडिया वाटर गेम, इसका पहला एडिशन 2025 में ही हुआ, और कहां पर करवाया गया, श्रीनगर के डल लेक रीजन में. ओके. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ डल लेक, ये भी हम आज के प्री-सिक्योर सेशन में डिस्कस करेंगे. पर्पस आपको यहां से भी दिख रहा है दैट विथ एन आई ऑन ओलंपिक्स में जब भी वाटर स्पोर्ट्स होंगे उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन बढ़िया हो सके. दैट इज द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ दिस खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम, जिसे डल लेक में ऑर्गेनाइज किया गया. सो पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को लेकर क्या कहा जा रहा है, दैट इट इज ऑर्गेनाइज्ड ज्वाइंटली बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, जिसे हम लोग शॉर्ट्स में साई बोलते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से बुलाते हैं, एंड जेएनके काउंसिल अंडर द खेलो भारत पॉलिसी. दैट इज ए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड जेएनके काउंसिल
ये दोनों मिलकर खेलो भारत पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खेलो भारत पॉलिसी है, जिससे यूथ के बीच में स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, ये दोनों मिलकर अब साथ में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम या खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स को करवाने का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट क्या? फर्स्ट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या? द फेस्टिवल इंक्लूड्स ऑल 14 केकेइंग इवेंट्स। दिस इज केकेइंग इवेंट। ये पिक्चर आप देखिए, इसको हम केकेइंग इवेंट बोलते हैं, है ना। दिस इज केकेइंग इवेंट। एक तरह से चप्पू चलाना, नाव चलाना, चप्पा चप्पा चरखा चले वाला। खैर, चप्पा चप्पा चरखा चले, दैट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, है ना। द लिरिक्स इज रिटन बाय गुलजार साहब फ्रॉम मूवी माचिस। The festival includes all 14 केकेइंग इवेंट्स एंड 10 रोइंग इवेंट्स विच आर ओलंपिक इवेंट्स। और यही पर्पस भी है कि ओलंपिक के वाटर स्पोर्ट्स में इंडियन पार्टिसिपेशन और मेडल सिक्योरिटी इंक्रीज हो। तो सेकंड इज ऑल्सो ट्रू। इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर जूनियर एथलीट्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू गाइज। वाई? बिकॉज ये ना ओपन एज कैटेगरी है, ओपन एज कैटेगरी है। यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सिर्फ 18 साल से नीचे वालों को ही पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शंस। सो दैट्स वाई करेक्ट स्टेटमेंट की हम बात करें तो 1 and 2 आर करेक्ट है, 1 and 2 ही करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम इसके डिटेल्स को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय SAI एंड JNK स्पोर्ट्स काउंसिल, जो कि ग्रास रूट स्पोर्ट्स को, अब ये जो केकेइंग इवेंट है, चप्पू चलाने वाला, नाव चलाने वाला, ये केके वाला इवेंट है, केके मेनन नहीं है ये केकेइंग इवेंट है। अब डल लेक में कई लोग इसको अपने लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी के लिए भी करते हैं। सो इफ दे हैव स्किल, अगर वैसे यूथ के पास स्किल है तो वो अपने लाइवलीहुड के साथ साथ उसको ओलंपिक में दिखा भी सकता है। तो इस तरह से ग्रास रूट स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, साथ ही साथ लाइवलीहुड तो जनरेट होगा ही। एंड ओपन एज कैटेगरी है, इस चीज को हम स्पेशली ध्यान रखेंगे, है ना। कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खेलो भारत नीति या खेलो भारत पॉलिसी को देख सकते हो, जिसके पिलर्स हैं नेशनल एक्सेलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज, स्पोर्ट्स एज ए ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सो ऑन एंड सो ऑफ। ये सारी चीजें जिससे कि पूरी इंडिया में खेल को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर एक बढ़िया माहौल बने, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ये पर्पस हो गया हमारा। ठीक है जी। अब हम डल लेक की बात करें तो सबसे पहली बात जो आपको डल लेक के लिए याद रखनी है वो दैट इट इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर का सेकंड लार्जेस्ट लेक है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट लेक कौन सा हो गया, ये कैसे मालूम करेंगे? ये भी मालूम होना चाहिए ना, दैट विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट। ये आपके लिए टास्क हो गया। और देखो, ये जो मैं टास्क देता हूं ये तुम्हारी मेहनत के लिए देता हूं, तो इसे सिंसियरली ना करो, है ना। दिस थिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आपको ये सिंसियरली करना है, ये वाला टास्क करना है, ये वाला वर्क करना है। आज ही जब यूपीएससी मास्टर वाला जो मैं क्लास ले रहा था, यूपीएससी के लिए जो अलग से हम क्लास करवा रहे हैं, यूपीएससी मास्टर क्लास, तो वहां पर भी मैंने तुम्हें स्टडी शेड्यूल बनाकर दिया ना कि आप स्टडी शेड्यूल अपनी बनाइए और इस स्टडी शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। 24 घंटे एनफ होते हैं अगर सिंसियरली डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करो तो। दैट थिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ये बड़ा रिक्वायर्ड है। ओके, नाउ अब हम डल लेक के लोकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लोकेटेड है। पीर पंजाल माउंटेन्स इसको सराउंड करते हैं। दिस इज द पीर पंजाल रेंज ऑन इंडियाज मैप, जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया के मैप में ये रहा हमारा पीर पंजाल रेंज। इट इज इंटीग्रल टू टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इन कश्मीर एंड सम टाइम्स इट इज नोन एज ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल। इसको श्रीनगर का ताज, उसका ज्वेल माना जाता है। लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी इसको बुलाते हैं क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरी आपको यहाँ देखने मिलती है डल लेक में। कुछ लोग इसी शांति को, इसी ब्यूटी को भंग करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पड़ोस के नॉट सो प्यारे पड़ोसी पाकिस्तानी हैं, बट उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो। हर भारतीय को इस दिशा में प्रयत्न करते रहना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू ब्लू कार्बन। नाउ व्हाट इज दिस ब्लू कार्बन? अच्छा, ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये ना न्यूज में था, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। जरा पढ़िएगा तो इसके बारे में, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। ओवरलुक्ड एंड अंडर यूटिलाइज्ड ब्लू कार्बन क्रेडिट इन इंडियाज वॉलंटरी कार्बन मार्केट। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का एक आर्टिकल क्या कर रहा है, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट्स वाई हमने यहाँ लिया। वो ये बोल रहा है कि जो ब्लू कार्बन क्रेडिट मार्केट है इंडिया का, वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट मार्केट, ये ओवरलुक्ड है एंड अंडर यूटिलाइज्ड है। इट मीन्स इन इंडिया वी हैव मोर पोटेंशियल फ्रॉम द कार्बन क्रेडिट मार्केट। कार्बन क्रेडिट मार्केट में हमारे पास काफी पोटेंशियल है जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, अच्छे से ध्यान नहीं इसको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन में पहला क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ब्लू कार्बन से रिलेटेड, दैट ब्लू कार्बन इज ऑर्गेनिक कार्बन, ओके, कैप्चर्ड बाय वेजिटेटेड कोस्टल इकोसिस्टम सच एज मैंग्रोव्स, सी ग्रास एंड सॉल्ट मार्सेस।
एकदम सही बात है कि जो कोस्टल इकोसिस्टम होता है, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए सुंदरबन के, सी ग्रास वाला रीजन हो गया, सॉल्ट मार्श वाला रीजन हो गया, चाहे वो सुंदरबन का हो या फिर अरेबियन सी का हो, किसी भी रीजन में, ये ना कार्बन को कैप्चर करने का काम करते हैं, कार्बन सिक्वेस्टरेशन का काम करते हैं। किस चीज का? कार्बन सिक्वेस्टरेशन या कार्बन कैप्चर का काम करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं। सो ऑर्गेनिक कार्बन कैप्चर करना, यही ब्लू कार्बन कहला रहा है, राइट? इट मीन्स दिस काइंड ऑफ regions, they actually capture the carbon and from here we generate the blue carbon. Okay, these ecosystems cover just 2% of the ocean surface but absorb nearly 50% of the ocean carbon. कि ये जो इकोसिस्टम है, मैंग्रोव है, सी ग्रास है, सॉल्ट मार्सेस है, ये ओशन सरफेस का बस 2% कवर करते हैं। बट जब कार्बन एब्जॉर्ब करने की बात आएगी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कैप्चर की बात आएगी, तो 50% तक कार्बन एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। यस, इट इज करेक्ट एंड दैट्स व्हाई मैंग्रोव्स आर दिस मच इंपॉर्टेंट कि बस 2% एरिया वाइज होने के बाद भी 50% तक कार्बन कैप्चर का काम करते हैं। ठीक। थर्ड, ब्लू रेफर्स टू द वाटरी नेचर ऑफ दिस स्टोरेज विच इज क्लियरली एविडेंट कि वाटरी नेचर की वजह से हम इसको ब्लू है पानी पानी, जैसा श्रीमान हनी सिंह जी ने बताया था, हम ब्लू रेफर करते हैं। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है यार, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चलिए एक बार ये ब्लू कार्बन को अभी मैंने तुम्हें समझाया ही है, एक बार इस इमेज के थ्रू देख लो कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ कैप्चर किया जा रहा है ये मैंग्रोव रीजन्स में, सॉल्ट मार्सेस वाले रीजन में, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो है ना काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं। दैट्स एक्चुअली द ब्लू कार्बन, राइट? एंड इन दिस मैनर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ ब्लू कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड दैट हैज डिजॉल्व डायरेक्टली इनटू द ओशन, जो ओशन में डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है। हालांकि ये भी याद रखिएगा कि ओशन की अपनी कैपेसिटी है CO2 को डिजॉल्व करने का, अगर उससे ज्यादा CO2 जाएगा ना तो वाटर एसिडिक होने लगेगा एंड दैट एसिडिक वाटर इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ ऑफ दोज स्पीसीज विच आर फाउंड इन द सी। इसलिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर फिर तो समुद्र का पानी इतना भरा है तो फिर हम क्या करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते जाते हैं, समुद्र तो सोखते जाएगा, नहीं सोख पाएगा। फिर अगर वो ज़्यादा एसिडिक हो गया ना तो हमारे जो सी क्रिएचर्स हैं, जो स्पीसीज हैं, उनके लाइफ को थ्रेट हो सकता है। नाउ ब्लू कार्बन की हम बात करें तो इट इज मच स्मॉलर अमाउंट are stored in underwater sediments, coastal vegetation and soils carbon containing molecules such as DNA and proteins and ocean life from whales to phytoplanktons। मतलब फाइटोप्लैंक्टन जैसे छोटे छोटे स्पीसीज से लेकर वेल्स जैसे लार्ज स्पीसीज में भी, उनके बॉडी में भी ये जो हमारा ब्लू कार्बन है वो स्टोर्ड रहता है, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। दे जस्ट कवर द 2% ऑफ द टोटल ओशन सरफेस। ये अभी मैंने डिस्कस किया कि इनका एरिया बहुत कम होता है बट 50% तक ओशन की जो कार्बन एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो करने का काम हमारे ये सारे इकोसिस्टम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नमस्ते स्कीम। और अगेन एकदम अच्छे से ध्यान दो, नमस्ते स्कीम नमस्ते करने से पधारो हमारे देश से रिलेटेड नहीं है, वेलकम से रिलेटेड नहीं है। नमस्ते स्कीम रिलेटेड किससे है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मतलब ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है ये नमस्ते इंडिया स्कीम। ठीक है, नमस्ते स्कीम। ओके, नमस्ते स्कीम इट मीन्स ये सोसाइटी में जो भी हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस मतलब जैसे यहाँ पे सैनिटेशन वर्कर्स की बात हो रही है, उनके लाइफ को इंप्रूव करने के लिए नमस्ते स्कीम किया जाएगा। अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि PIB में ये आर्टिकल आ रहा है दैट अंडर द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियाज नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन स्कीम, माने नमस्ते स्कीम, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते स्कीम, अ प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड एट श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, गांधी मैदान रोड, कारगिल चौक, पटना। पटना में ये गांधी मैदान बड़ा हिस्टोरिक मैदान है ना, संपूर्ण क्रांति से लेकर कई मेन इवेंट्स इस फील्ड में हो चुके हैं। वहीं पास में है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और यहीं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये नमस्ते स्कीम जो है या नमस्ते स्कीम प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द ऑनरेबल मिनिस्टर वाज आल्सो प्रेजेंट, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अब हम इस स्कीम के डिटेल्स देखें क्वेश्चन के लिए तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नमस्ते स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यस, इट इज करेक्ट। पूरे नेशनल लेवल पर हमारे सैनिटेशन वर्कर्स के लिए मैकेनाइज्ड सिस्टम स्टार्ट करना, जिससे सैनिटेशन वर्कर मैनुअल स्कैवेंजिंग जो एक चीज है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग, दिस मैनुअल स्कैवेंजिंग इज रियली अ ब्लॉट ऑन ह्यूमन डिग्निटी। किसी भी ह्यूमन को मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करने देना चाहिए, ये भारत सरकार का भी लक्ष्य है और इसी डायरेक्शन में मैकेनाइज्ड सैनिटेशन स्टार्ट करना नमस्ते स्कीम का पर्पस हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या? इट एम्स टू फॉर्मलाइज एंड मैकेनाइज द क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स
ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सैनिटेशन वर्कर्स यही क्लीन करने का काम करते हैं, है ना। वो कचरा वाले नहीं है गाइज, उनको कचरा वाले मत बुलाना आप, वो गाड़ी वाले हैं, कचरा साफ करने वाले हैं। कचरा वाले तो हम हैं ना जो कचरा फैलाते हैं। ये एक बिहेवियरल चेंजेज है जो आना चाहिए हमारे अंदर। थर्ड स्टेटमेंट क्या, द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड सोलली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऐसा नहीं है, अगर सोलली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करती तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वहां पे क्या करने आती, अलुआ अलुआ मीटिंग खेलने थोड़ी आती, ठीक है। सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट नमस्ते स्कीम, कि नमस्ते स्कीम क्यों स्टार्ट किया गया, ताकि हमारे सैनिटेशन वर्कर जो सपोज सेप्टिक टैंक में जाते हो तो कई बार हैजार्डस इंसिडेंट हो जाता है, उनके हेल्थ को भी इम्पैक्ट होता है, इवन ह्यूमन डिग्निटी के भी अगेंस्ट है कि कोई भी सैनिटेशन वर्कर वो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कर रहा है, गंदगी में उतर कर गंदगी साफ कर रहा है। इन सब चीज़ को दूर करने के लिए नमस्ते स्कीम स्टार्ट किया गया है। अभी इसमें काफ़ी काम करना बाकी है, क्योंकि अभी भी हम अपने घर से बाहर कभी देखते हैं नाले की सफाई हो रही है तो वो लोग हाथ से मतलब जैसे क्या करते हैं, कुदाल लेकर फावड़ा लेकर ही गंदगी निकालते हैं, है ना। उनके पाँव में गंदगी लग जाती है, हाथ में लग जाती है। तो ये अभी भी कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन है कि इन चीज़ को सही करने की ज़रूरत है इंडिया में, जब हम 21st सेंचुरी में डेवलप्ड भारत, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके। सेकंड क्या, इस एजेंसी कौन कौन सी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, क्योंकि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, ये अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ही अर्बन रीजन्स में सैनिटेशन को देखने का काम करेगी सोशल जस्टिस के साथ। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSKFDC इसको इंप्लीमेंट करवाएगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 इयर्स ड्यूरेशन है, फ्रॉम 2023 टू 2025-26 ये ड्यूरेशन इसका है। मतलब अभी ये लास्ट स्टेज में ही चल रहा है, अगले साल इसको एक्सटेंड किया जाएगा। टारगेट वर्क्स हो गए हमारे, टारगेट ग्रुप सीवेज वर्कर्स। एम क्या है, जीरो फर्टिलिटीज, कि कोई भी इंसान हताहत नहीं हो, किसी भी सैनिटेशन वर्कर की डेथ नहीं हो ड्यूरिंग द सैनिटेशन वर्क, मैनुअल स्कैवेंजिंग ना हो, कोई भी सैनिटेशन वर्कर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है ह्यूमन फेसल के, मल के, लेटरिन के, है ना। ये लेटरिन साफ करना, इन सबको लेकर नाक ऐसे नहीं बिचकाना, तो क्योंकि लेटरिन हम करते हैं तो उसकी सफाई नहीं कर सकते क्या अपने घर में, गांधी जी ने किया था ना, क्या दिक्कत है इसमें, तो करना चाहिए ये सब चीज, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल यूथ अवार्ड। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो नेशनल यूथ अवार्ड के लिए मैंने तुम्हें बताया है कि तुम मुझे ये बताओगे कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है और क्या सिग्निफिकेंस है। सो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये नेशनल यूथ अवार्ड के लिए क्या कर रहा है, नॉमिनेशंस बुला रहा है, दैट यू कैन सबमिट द नॉमिनेशंस। द अवार्ड एम्स टू मोटिवेटिंग यंग पर्सन, यूथ अवार्ड है, एज्ड बिटवीन 15 to 29 ईयर्स। तो इसी न्यूज़पेपर क्लिपिंग से हमको एक चीज समझ में आ गया कि ये जो नेशनल यूथ अवार्ड होगा, नेशनल यूथ अवार्ड ये 15 से 29 साल के बीच जो हमारे यूथ हैं उनको देने के लिए। सो इफ यू हैव एनी सच यूथ जिनको नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए, जो यूथ के लिए एक्सेलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, यंग पीपल के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जाहिर कर रहे हैं, तो उनको आप नॉमिनेट कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट अब इससे रिलेटेड, अच्छा पहले स्टेटमेंट पे जाने से पहले थर्ड स्टेटमेंट देख लें, द अवार्ड फॉर इंडिविजुअल्स बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। ये तो गलत हो गया ना, अभी मैंने तुम्हें बताया कि 15 से 29 साल के बीच युवाओं के लिए, तो 3 इज इनकरेक्ट, आंसर मिल गया ए। ये काम आता है कभी कभी, दैट्स वाई न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स भी ध्यान से देखनी है ना, ये ध्यान से देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, यस इट इज करेक्ट। It recognizes outstanding contribution of Indian youth in social service and national development. Yes, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूथ के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने का काम नेशनल यूथ अवार्ड करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है। सो 1 and 2 आर करेक्ट हियर। अब इसके हम बाकी डिटेल्स देख लें, तो बाकी डिटेल्स फीचर्स की हम बात करें तो ये अवार्ड यूथ को मोटिवेट करने के लिए भी है कि देखो इस बार तुम्हारे दोस्त को मिला, तुम अगले बार ज्यादा एक्सीलेंस दिखाओ तो अगले बार तुम्हें मिलेगा। 15 से 29 साल के बीच को 15 से 29 साल 15 to 29 ईयर्स के बीच का जो यूथ है उसको मोटिवेट, उसको उसके एक्सेलेंस को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। इट डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द यूथ, क्योंकि जब आप उसको सम्मानित करेंगे, जब आप उसको ऑनर करेंगे, देन ऑब्वियसली उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि मैं अगले साल और बढ़िया काम करूंगा, या जो उनको दिखेगा वो सोचेगा कि मैं अगले साल और बढ़िया काम करूंगा। एंड दैट्स वाई इन सारे पर्पस को फुलफिल करने के लिए नेशनल यूथ अवार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया और देने का काम करते हैं। नाउ द नेशनल यूथ अवार्ड्स आर कन्फर्ड यूजुअली ड्यूरिंग द नेशनल यूथ फेस्टिवल। नेशनल यूथ फेस्टिवल की ड्यूरेशन में दिया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा 12 से 16 जनवरी के बीच में,
ठीक है, इसी ड्यूरेशन में नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है, तो देखकर बताइएगा। थीम 2025 के 2025 का जो थीम था वो था इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलिब्रेट किया गया, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया नेशनल यूथ फेस्टिवल, उसका थीम है इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब हमारे यूथ को ये बोला जा रहा है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेशंस दिखाइए। ओके, तो हमने इसका ये देख लिया कि 2025 का थीम था इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में यूथ को मोटिवेट करने के लिए और स्पेशली इस फील्ड में जो यूथ काम कर रहे हैं नेशनल लेवल पर एक्सेलेंस के लिए, उनको सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया जाता है, ये भी याद रखिए, एक इंडिविजुअल कैटेगरी होगा और एक ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी होगा, कि अगर कोई यूथ ऑर्गेनाइजेशन है इवन दे वुड बी ऑनर्ड विथ दिस नेशनल यूथ अवार्ड। अवार्ड के साथ साथ अवार्ड ये सिर्फ एक्चुअली द नंबर ऑफ अवार्ड जो हर साल दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 लोगों के लिए 20 लोगों के लिए है। इट वुड नॉट एक्सीड 20 फॉर इंडिविजुअल कैटेगरी। ये चीज़ ध्यान में रखा जाएगा कि बस 1-2 लोग नहीं, 20 लोगों को दिया जाएगा, मिनिमम मतलब मैक्सिमम 20 लोगों तक दिया जा सकता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में 5 ऑर्गेनाइजेशंस को, अप टू 5 ऑर्गेनाइजेशंस को नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। साथ ही साथ प्राइज मनी भी है। ये प्राइज मनी प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है, एनकरेज करने के लिए, बट प्राइज मनी से कहीं ज़्यादा है यूथ के बीच में एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म को डेवलप करना, यूथ के बीच में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करना और उन्हें मोटिवेट करना एक्सेलेंस के लिए। ठीक है, दैट इज द पर्पस। ये मेन पर्पस हो गया हमारे नेशनल यूथ। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर। तो पहले ही मैंने तुम्हें बताया दैट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कभी पॉलिटिकल रीजन से, कभी क्यों किसी न्यू डिस्कवरी की वजह से न्यूज में रहता है। हम इसे सिविल सर्विसेज के लिए देखते हैं कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग टुडे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट क्या है, दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1861 बाय द सर अलेक्जेंडर कनिंघम। हम अलेक्जेंडर कनिंघम साहब के बारे में भी देखेंगे। एंड यस, ही एस्टैब्लिश्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कुछ ऐसे यूरोपियंस थे जिन्होंने इंडिया के हिस्ट्री में, इंडिया के कल्चर में, है ना, उसमें इंटरेस्ट दिखाया और प्री इंडिपेंडेंट टाइम में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन होता है। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, इट इज करेक्ट, दैट्स अ नॉर्मल फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। पर्पस क्या था, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए स्टैच्यूरी बॉडी अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद फिर उसको एक स्टैच्यूरी बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। पहली बार एस्टेब्लिशमेंट अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने किया प्री इंडिपेंडेंट टाइम में, और देश की आजादी होने के बाद इसको एक स्टैच्यूरी नेचर दिया गया है एज पर द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। सो दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट थे। बेसिक डिटेल्स की हम बात करें तो 1861 में इसका फाउंडेशन सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस AMASR एक्ट मतलब एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 से इसको स्टैच्यूरी नेचर देने का काम करना। टास्क क्या दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या दिया जाएगा, टू मेंटेन एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड अदर रिमेन्स ऑफ हिस्टोरिकल नेशनल इंपॉर्टेंस। साथ ही साथ इसके अलावा इट ऑल्सो रेगुलेट्स द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972। मतलब अब ये तो हो गया हिस्टोरिकल रिमेन्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे हम सराय डे मोइडाम की बात करते हैं, हम ताजमहल की बात करते हैं, तो ये हिस्टोरिकल रिमेन्स हो गए, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए। इसके अलावा कुछ ट्रेजर्स, एंटिक्विटीज भी अगर वो नेशनल लेवल पर हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, उसको भी रेगुलेट करने का काम ASI करती है। The central government has by far declared 3679 monuments and sites as of national importance and ASI has the responsibility to look after it। मतलब पूरे देश में लगभग 4000 ऐसे साइट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जिसमें अशोक के पैलेस, कुम्हार पैलेस से लेकर यहाँ अहोम रूलर्स के पैलेस तक, रंगघर तक या कैरेंग घर तक, इन सब जगहों को हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का, नेशनल इंपॉर्टेंस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ASI को दी है। अब हम सर अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करते हैं। हम इनके नाम के आगे सर अटैच कर रहे हैं बिकॉज ही वॉज नाइटहुड, है ना, नाइटेड थे। इनको ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। सो ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ द ASI एंड द फर्स्ट पर्सन हु रियली पुट सिंसियर एफर्ट फॉर IVC, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड इनकी डिस्कवरी से वर्ल्ड मैप पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, वो वर्ल्ड मैप पर लोगों के सामने आ सकी। ठीक है, ये इनका ही रोल था। ये आज के प्री सिक्योर के सेशन के क्वेश्चंस थे। अब हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आए तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने नेशनल स्पेस डे पे आपको दिया था, दैट द
that it was declared by Prime Minister Modi in 2024 and is celebrated annually on August 23 to honor ISRO's milestone lunar mission. बिल्कुल, पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि चंदा मामा अब नहीं है दूर के, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल स्पेस डे अगस्त 23 को स्टार्ट किया गया. द स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि अब हम चांद तक पहुंच चुके हैं. थीम ऑफ 2025 इज आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज. एक तरफ हम आर्यभट्ट, जो कभी गुप्त पीरियड में भारत इंडिया में पटना पाटलिपुत्र के पास तारेंगना मसौरी नाम की जगह है जहां आर्यभट्ट की लेबोरेटरी थी, तो आर्यभट्ट के सिद्धांतों से लेकर आज हम गगनयान पे वर्क कर रहे हैं. यही थीम डिसाइड किया गया था, आर्यभट्ट टू गगनयान. मतलब हम एंशिएंट विजडम को भी साथ लेकर चलेंगे और न्यू पॉसिबिलिटीज भी एक्सप्लोर करने का काम करेंगे. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सो सी वुड बी द आंसर ऑफ दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन. दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, सो दैट आप न्यूज़पेपर से इनको पढ़कर अपने ऐसे एथिक्स के आंसर्स में भी यूज कर सकें. एथिक्स की हम बात कर रहे हैं और अभी प्रशांत सर मेरे साथ बैठे हैं. प्रशांत सर, कोई मैसेज प्रिजनर्स डायलेमा के ऊपर इनके लिए? क्लास में बताएंगे प्रशांत सर आपको. तो प्रिजनर्स डायलेमा को IR के टॉपिक में, हाँ वही US और इंडिया रिलेशंस में मिला था. सही है. तो ये क्यों मैंने आपके लिए कल प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, क्योंकि अभी इंडिया और USA के बीच जो स्पेशली डोनाल्ड चाचा की तरफ से जो टैरिफ चल रहा है, आज फिर से स्टेटमेंट दे रहे थे, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि ना तो इंडियन गवर्नमेंट भी बोल रहे हैं डोनाल्ड चाचा. कल एक न्यूज की रिपोर्ट आई थी कि 4 बार कॉल किया गया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, बट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू डोनाल्ड ट्रम्प्स कॉल. कितना सच है कितना गलत है पता नहीं है. तो ये एक ऐसा डायलेमा क्रिएट हो गया है जहाँ पे दोनों साइड जो है ना, बोथ द इंडिविजुअल्स और बोथ द साइड्स, दे आर नॉट एक्चुअली कोऑपरेटिंग टू फाइंड द बेस्ट इंटरेस्ट. एंड दैट्स वाई ये टैरिफ वॉर, टैरिफ बैटल, या एक क्या बोल सकते हो, एक टाइप का शीत युद्ध, जो कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन इंडिया USA के बीच डेवलप हो रहा है, वो मेंटेन्ड है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड क्या है, द कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू सिचुएशंस फ्रॉम शेयरिंग रिसोर्स टू एनवायरमेंटल इश्यूज वेयर इंडिविजुअल चॉइसेस कैन लीड टू कलेक्टिव लॉसेस और गेन्स. यस, इस पर भी ये अप्लाई होता है, इन इश्यूज पर भी अप्लाई होता है. जैसे कल ही मैं तुम्हें जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा था, तो हम लोग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ऑयल रिजर्व्स इस रीजन में पड़ता है, या बाकी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, या कभी क्या हुआ अफगानिस्तान, और पहले अफगानिस्तान में जैसे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी या तालिबानीज हैं, वो कई बार इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से कई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के साइड से उनको भी नुकसान पहुँचा. तो ये कॉन्सेप्ट उस केसेस में भी अप्लाई होता है जब शेयर्ड रिसोर्सेज को नुकसान पहुँचता है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन एज वेल. आज के लिए आपका फिर से पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है चंडेला कल्चर, चंडेला आर्ट के ऊपर. अभी यूपीएससी ने अपने जीएस पेपर 1 में चंडेला आर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था. अपने मेंस में, जो यूपीएससी मेंस अभी रिसेंटली अगस्त को कंक्लूड हुआ, सैटरडे को जीएस पेपर 1 था, उसका एनालिसिस आप हमारे स्मार्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो. एंड अगेन अ रिमाइंडर दैट फ्रॉम September 1 द प्री सिक्योर वुड बी कवर्ड ऑन स्मार्ट आईएएस यूपीएससी चैनल, सो सब्सक्राइब दैट. तो चंडेला कल्चर से प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए यहाँ है, उसको पढ़कर आंसर करना. इसे कल मैं डिस्कस करूँगा. और दूसरा है एक बड़े फेमस लीडर जो अभी बर्मा म्यांमार के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के टाइम में ये न्यूज़पेपर में मेंशन थे, इंडियन एक्सप्रेस में, सयादेव यू ओटामा. सो सयादेव यू ओटामा, एक हिंट मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ, दैट ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज गांधी ऑफ बर्मा. इनको बर्मा के गांधी के रूप में भी बुलाया जाता है. बाय द वे फ्रंटियर गांधी किनको बुलाया जाता है, सीमांत गांधी किनको बुलाया जाता है ना, ये आप मुझे बताइएगा. सीमांत गांधी, सरहिंदी गांधी और फ्रंटियर गांधी किन्हें बुलाया जाता है? गांधी ऑफ बर्मा, इन्हें सयादेव यू ओटामा को बुलाया जाता है. तो इनके बारे में पढ़ के ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर करो. नेक्स्ट हम लोग फिर प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन में परसों मिलेंगे. टिल देन स्टडी वेल, टेक केयर, जय हिंद.